और इतने बड़े खुलासे के बाद जो रोज इसमें जानकारियां आ रही हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं, खंगालने की कोशिश की जा रही है और कहां तक कि इसका तार जो है वो जुड़ा हुआ है, इस पर सबकी नजर है, ईडी की भी और तमाम जांच एजेंसियों की। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, अभी जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो अर्पिता मुखर्जी के घर से काली डायरी का बरामद होना। तो काली डायरी को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें सामने आ रही हैं निकलकर? जी देखिए आशुतोष, सबसे पहले आपको बताऊं, जो काली डायरी बरामद हुई है उसमें 40 पन्ने ऐसे हैं जहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब ईडी को लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है, जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, इनको डिकोड करने की बहुत जरूरत है। दरअसल देखिए, ईडी की ओर से एक खास बात जो कही गई है वो ये है कि ये जो घोटाला है ये लगभग 120 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 20 करोड़ के आसपास बरामद हुए हैं। बाकी के 100 करोड़ अभी तक बरामद करने बाकी हैं। और यही नहीं, इसमें और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उस डायरी में उन लोगों के नाम भी हैं जिनको डिकोड करना बाकी है? क्या कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जो ये बाकी के 100 करोड़ रुपए बरामद करने हैं, रिकवर करने हैं, या उसके बारे में कुछ पता चल पाए? तो इन सब बातों के लिए काफी समय लगेगा, काफी धैर्य का काम है ये, और उसी पर फिलहाल फोकस ईडी की ओर से किया जा रहा है। सिर्फ यही फोकस नहीं है, इस काली डायरी के अलावा जो दो अहम किरदार फिलहाल ईडी के शिकंजे में हैं, अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चट्टोपाध्याय, दोनों से पूछताछ भी होनी है और पूछताछ के भी बाद भी कई राज खुलने हैं। तो फिलहाल इन सब की प्रक्रिया चल रही है। दोनों ही इस वक्त ईडी की हिरासत में है और पूछताछ शुरू हो चुकी है। आशुतोष, अनुपम, बताया जा रहा है कि ये कड़ियां अभी बहुत जब जुड़ेंगी तो बहुत ऊपर तक पहुंचेंगी और बहुत अभी चीजें भी आना बाकी हैं, ऐसी कयास संभावना है। लेकिन अभी किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीति, आप सियासी सहगर्मी देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में? दीदी क्या कह रही हैं और पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो इस मुद्दे को किस तरह से उठा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सियासी पारा बेहद गर्म है यहाँ पर, और आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से जो बीजेपी है वो दबाव डाल रही है, और उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। इस तरह का एक तरह से आप अगर कहें तो पिछले कई सालों में इतने बड़े ओहदे वाले मंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ सबूत भी लिंक के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। ये पहला मौका है, और ऐसे मौके को पूरी तरह से राजनीतिक फायदे में बदलने की कोशिश में बीजेपी है। लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा है, बयानबाजी हो रही है। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी काफी बचाव वाली मुद्रा में इस वक्त देखने को मिल रही है, और एक तरह से पार्थ चट्टोपाध्याय को छांट दिया गया है, अलग कर दिया गया है, और उनका जो ओनस है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो टीएमसी किसी भी हाल में नहीं लेना चाहती। कल ममता बनर्जी ने तो यहां तक साफ कर दिया है कि अगर उन्होंने ऐसा अपराध किया है, प्रमाणित होता है, तो आजीवन कारावास हो जाए। तो एक तरह से टीएमसी ने अपना रुख बेहद साफ कर दिया है। वो इस मामले में पिछले जिस तरह से हमने देखा, आपको याद होगा, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के लिए ममता बनर्जी ने 2 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। फिरहाद हकीम के लिए 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में बैठी थी, खुलकर समर्थन किया था। यहां लगकर पूरी उल्टी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। बचाव करना तो दूर की बात है, अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया गया। उसकी एक साफ बात यही है कि जो एविडेंस के तौर पर, इससे पहले तक एविडेंस के तौर पर कुछ सामने नहीं आ रहा था, इस बार एविडेंस के तौर पर बहुत कुछ सामने आ रहा है। ऐसे में वो जिम्मेदारी अब टीएमसी या ममता बनर्जी अपने कंधे पर नहीं लेना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल की जनता, अगर अनुपम आपसे मैं पूछूं तो क्या अभी कह रही है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी को जिस राजनीतिक सियासी जमीन को जो वो तलाश रहे थे, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा चाहिए था, क्या ये वही मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को? ये सबसे अच्छा बैकफुट पर धकेलने के लिए ममता बनर्जी को और टीएमसी को, जनता के बीच पैठ बनाने के लिए? जी बिल्कुल आशुतोष, इस वक्त अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि वो इसको किस हद तक और कितना भुना सकती है, और इसके लिए संगठन की जरूरत है दूर दराज के। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ये जो किस्सा है पश्चिम बंगाल में हर किसी की जबान पर है। आप किसी चाय के दुकान पर चले जाएं, आप ट्रेन में चले जाएं, आप बस में चले जाएं, हर कोई इसी बात का जिक्र कर रहा है। कुछ व्यंग हो रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, कुछ गंभीर हैं, लेकिन ये जो विषय है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है बंगाल में। ऐसे में इसको राजनीतिक फायदे के तौर पर किस तरह बीजेपी भुना पाती है, वो बीजेपी पर निर्भर कर रहा है। और सामने ही पंचायत चुनाव है, लगभग 7 महीने बाकी हैं पंचायत चुनाव में। इस घोटाले का असर क्या हुआ, वो पंचायत चुनाव के जो परिणाम आएंगे उससे साबित हो सकता है कि आखिर बीजेपी इसका फायदा उठाने में सक्षम हुई या नहीं हुई, और टीएमसी को इसका कितना खामियाजा या भुगतान भुगतना पड़ा, ये भी साबित होगा उस नतीजे के बाद। अनुपम, यह भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो स्टेट जो पॉलिटिक्स में जो सक्रिय हैं,
स्टेट लीडर्स की बन जाती है कि वो किस तरह से इस इश्यू को लेकर जाते हैं, क्योंकि रहना उन्हीं को है, लड़ना उन्हीं को है, नेतृत्व उन्हीं को करना है और सब कुछ जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। तो जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर पश्चिम बंगाल की हम बात कर लें, तो अगर शुभेंदु अधिकारी या फिर जो बीजेपी के और लीडर्स हैं, इस पूरे प्रकरण को किस तरह से जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? क्या धरना प्रदर्शन या फिर और क्या गतिविधियां आप देख पा रहे हैं? विरोध प्रदर्शन का दौर किस तरह से चल? जी देखिए आशुतोष, अगर मैं बताऊं, जब शुरुआत में जिस दिन पार्थ चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद बीजेपी की ओर से कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में अभी नहीं रह रहा है। बीजेपी की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन या बहुत बड़े पैमाने पर एक आंदोलन का आकार देने की कोशिश वो अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बयानबाजी जरूर हो रही है। शुभेंदु अधिकारी कहिए या दिलीप घोष कहिए या फिर सुकांत मजूमदार कहिए, लगातार कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत सारे रुपए सामने आ सकते हैं, बहुत लोग सामने आ सकते हैं। ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड ग्रास रूट पर हम देखें, जनता के बीच जाकर उनके पास जाकर लगातार एक आंदोलन तैयार करने की जो पृष्ठभूमि होती है, उस तरह की पृष्ठभूमि हमें फिलहाल उस पैमाने पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रही है।